पिछले वीडियो में हम सभी ने अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उसके रूल पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम सब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण के चारों रूल यानी नियम और उसके नियम या उसके किरणों को पढ़ेंगे। फर्स्ट नियम क्या है हमारा? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, यानी कौन दर्पण हो? उत्तल दर्पण। यानी दर्पण हमारा कौन हो? उत्तल हो। तो उत्तल दर्पण में हम देखेंगे ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये P है और ये हमारा F यानी फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण यानी ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। तो इसके समांतर आपतित किरण यानी समांतर कोई आपतित किरण जा रही है तो सामने क्या होगा? ये समांतर आपतित किरण गई तो ये क्या होगी? यहीं से आपतित हो, मतलब दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगी? यानी ये फोकस से नहीं गुजरेगी, यानी यहीं से क्या होगी? परावर्तित होगी। यहीं से परावर्तित होगी। ये किरण जो परावर्तित हो रही है यहीं से आपतित हो। क्यों? क्योंकि कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों? इसका दो रीज़न होता है। एक ये होता है कि हल्का इधर से घुमा हुआ होता है। एक तो आपको मैंने बताई थी कि ये क्या है? ये इसका परावर्तक सतह होता है। ये क्या है? कलई है। तो ये उत्तल दर्पण है, इसके पीछे क्या किया गया हुआ है? पेंट किया गया हुआ है, जिससे कारण क्या होगी? तो ये पेंट होने के कारण ये आपतित किरण उत्तल दर्पण को पार नहीं कर पाएगी। ये पेंट किया गया हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं? कलई किया भी कहते हैं। तो ये क्या किया गया हुआ है? पेंट किया गया हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? कलई करना कहते हैं। तो अब देखिए क्या उत्तल दर्पण है, अब समांतर में आती आपतित किरण, समांतर में जब ये आपतित किरण गई तो वहीं से क्या की? यानी यहीं से क्या हो गई? यहीं से परावर्तित हो गई। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि इसको क्या किया गया हुआ है? पेंट किया गया हुआ है। यानी इसको हम क्या कहते हैं? कलई करना भी कहते हैं। ठीक है। तो पेंट किए जाने के कारण ही ये पेंटिंग होने के कारण ये आपतित किरण इस उत्तल दर्पण को पार नहीं कर पाती है। तो ये यहीं से क्या होगी? ये परावर्तित हो जाती है। लेकिन इस परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगी? ये फोकस से मिलती हुई प्रतीत होगी। तो हम कहेंगे उत्तल दर्पण की स्थिति में फोकस से आती परावर्तित, तो उत्तल दर्पण की स्थिति में क्या होगी? फोकस से आती प्रतीत होगी। ऐसे लगेगा कि फोकस से आ रही है, लेकिन वास्तव में ये फोकस से नहीं आएगी। फोकस से आती पर क्या होगी? प्रतीत होगी। तो हम समझ गए कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण उत्तल दर्पण हो, अगर दर्पण कौन सा हो? उत्तल दर्पण हो, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। सेकेंड हमारा क्या करा है? फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो ये हमारा कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और क्या हमारा P है, ये F और ये C है। तो फोकस की दिशा में, यानी फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो फोकस कहाँ? यहाँ पे। तो फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो अब देख रहे परावर्तन के बाद कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी। फिर हम क्या करेंगे? इसको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो क्या हो रहा है? ये फोकस से मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? फोकस से मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण के फोकस पे जाती आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी अब देख रहे हैं मतलब क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। उत्तल दर्पण के फोकस पे जाती आपतित किरण क्या हो रही है? परावर्तन के मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। देख रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो। तो पता होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या
दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है। दर्पण पर किसी बिंदु पर क्या होती है? अभिलंब होती है। तो ये यहाँ से अभिलंब गई, तो यहाँ पे कोण क्या बना? कोण आई और कोण आर। तीसरा किरण हमारा क्या कर रहा है? वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। कौन अवतल दर्पण का बात करें हम? उत्तल दर्पण का। तो वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण। तो अभी हमने आपको बताया कि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है, यानी किसी बिंदु पर क्या होती है? ये अभिलंब होती। तो उत्तल दर्पण के परावर्तक तल पर लंबवत आपतित किरण लंबवत आपतित होती है। तो ये जिस पथ से आती है उसी पथ से क्या होती है? वापस लौट जाती है। फिर हम इसको क्या करेंगे? सी तक बढ़ाएंगे। जिस पथ से आए उसी पथ से वापस सी तक इसको क्या किए? बढ़ाएं। तो जो किरण यहाँ पे आपतित हो रही है उसमें क्या किए? सी तक बढ़ाएं। तो ये क्या हो रही है? वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है। अब फोर्थ है हमारा ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। तो ये हमारा क्या है? ध्रुव है। तो कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। तो आपको पता है कि पी सी हमारा क्या है? प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष। तो ध्रुव पी पर प्रधान अक्ष दर्पण पर क्या है? अभिलंब है। यदि कोई किरण दर्पण पर ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष पे, ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि जो किरण ध्रुव पे आके गिरती है तो परावर्तन के बाद सेम कोण से यानी उसी कोण से क्या होती है? उसी कोण से होकर वापस गुजर जाती है। तो कोई किरण दर्पण पर ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से आई कोण बनाती हुई आपतित होती है। कौन कोण बनाती हुई आपतित होती है? आई कोण। तो परावर्तन के नियम से परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष से आई के बराबर कोण मतलब आई के बराबर का कोण आर बनाती है, यानी बनाती हुई निकल जाएगी। जैसे कोण हमारा क्या होगा? आई, और ये हो जाएगा आर। अब आगे बढ़ते हमारा क्या? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हमने जो 4 अभी किरण पढ़ा, 4 रूल पढ़ा, उसमें से फिर उसी तरह क्या करेंगे? तो किरण को हम लेंगे। तो ये हमारा कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो आपको हम बता दें, उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो, चाहे कहीं भी रखी हो। वस्तु कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी रखी हो, उसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण और फोकस के बीच बनता है और हमेशा एक ही स्थिति में बनेगा। तो ये तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने अपना वस्तु रखा, यानी ए बी। तो हमने यहाँ पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर वाली ली। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये क्या हुआ? इससे गया और इससे टकराकर, तो ये क्या होगी? फोकस से पे आती प्रतीत होगी, दूसरी किरण हम लोग लेंगे वक्रता केंद्र वाली। तो दूसरी किरण हम लोग कौन ली थी? वक्रता केंद्र वाली। तो इस पे गई, फिर ऐसे ये क्या होगा? जिस पथ से मतलब जैसे गति है वैसे वापस लौट जाती है वक्रता केंद्र वाली। जैसे गई फिर वापस आ गई, फिर इस किरण को हम बढ़ाएंगे तो इसी पे क्या होगी? प्रतीत होगी। तो आप देखिए हमारा दोनों लाइन कहाँ मिल रही है, दोनों किरण कहाँ मिल रही है? तो यहाँ पे मिल रही है। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन प्रतिबिंब बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा बन रहा है? वस्तु के सीधा। आभासी और काल्पनिक है, और वस्तु सीधा है तथा वस्तु से छोटा है, छोटा होता है। अब हमारा उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और पीछे देखने के आईना के रूप में होता है। इसलिए होता है क्योंकि ये किसी भी वस्तु को हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, और वो मतलब सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और छोटा होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ विजन विस्तृत होता है, और ये बाहर की ओर क्या होता है? वक्रित होता है। आपको बता दें, समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण से वाहन चालक अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाता है।
यानी समतल दर्पण से अच्छा वाहन जो चालक जो होता है अपने पीछे के वस्तु को किस में देख पाता है सही से, उत्तल दर्पण में। आगे हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र और आवर्धन।